गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शेड्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल हम पढ़ेंगे, सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, ये सब आखिर है क्या। बेसिकली आज का जो टॉपिक है ना वो इस टॉपिक में से इस लेक्चर में से दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। तो ये क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल होता क्या है तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं बेसिक से बताऊंगी कि क्या कहानी है, हम क्यों पढ़ते हैं ये दोनों शेड्यूल, ये दोनों सीरियलाइजेबिलिटी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताऊंगी इन दिस लेक्चर। बट ये स्टूडेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल को जानने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सो दैट यू कैन रिलेट दीज टू टॉपिक्स। इसी वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक कि शेड्यूल क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट, शेड्यूल का मतलब होता है कोई भी ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग inside a system at the same time. Yes, I am repeating. इसका मतलब schedule is what? Schedule talks about the multiple transactions are running inside a system in such a way that they are not going to interfere each other. Okay, this is what the meaning of schedule is. तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाती हूँ शेड्यूल क्या होता है। Since you all are a college going student, तो आपके लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके क्लास शेड्यूल के बारे में। तो यस, सपोज करिए आई एम हैविंग 2 क्लासेस, क्लास ए, क्लास ए एंड क्लास बी। मेरे पास एक क्लास ए है और यू कैन कंसीडर सेक्शन ए और सेक्शन बी है। तो यहाँ पर अगर मैं इनके क्लास शेड्यूल के बारे में बात करूँ तो क्लास ए को 9 से 10 DBMS पढ़ाई जाती है। और क्लास ए को 10 से 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाई जाती है। 11 से 12 इनका ब्रेक होता है, थोड़ा सा ब्रेक मिलता है क्लास ए को। 12 से 1 लास्ट लेक्चर है और यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पढ़ाई जाती है। तो ये क्या है, एक टाइम टेबल है क्लास ए का। तो इसको थोड़ा अच्छे से मैं इसको बॉक्स में बना देती हूँ। ये मतलब क्लास ए का टाइम टेबल है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ क्लास बी की, तो क्लास बी की भी क्लास 9 बजे से क्लास बी की भी जो क्लासेस हैं वो 9 से 1 बजे तक है, जिसमें 9 से 10 बजे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जा रहा है क्लास बी को। 10 से 11 बजे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पढ़ाया जा रहा है। 11 से 12 बजे इनका ब्रेक है और 12 से 1 बजे लास्ट लेक्चर में इनको DBMS पढ़ाई जा रही है। तो ये क्या हो गया, मेरा क्लास बी का टाइम टेबल हो गया। आई होप यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ आई। तो अब बात करते हैं यस। तो अब मैं आपको कुछ बता दूं कि मेरा जो कॉलेज है, सपोज मेरा ही कॉलेज है और मेरे कॉलेज में अभी 2 ही क्लासेस हैं, 2 ही सेक्शन हैं। तो मैं अगर बात करूं तो मेरे पास ना, सिंस मेरा न्यू कॉलेज है तो मेरे पास बस लिमिटेड फैकल्टीज़ हैं। DBMS के लिए मेरे पास एक फैकल्टी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी एक फैकल्टी है और COA के लिए भी मेरे पास एक फैकल्टी है। इसका मतलब एक सब्जेक्ट एक ही फैकल्टी पढ़ाएगी, दिस यू हैव टू कंसीडर। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में बात करूं, फैकल्टी को मैं बोल सकती हूँ कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में रिसोर्सेज। ये क्या हो गई, रिसोर्सेज मेरे पास क्या है, आई कैन से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मेरे पास। बट स्टूडेंट, इवन इफ आई एम हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, बट मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो इस तरह से डिज़ाइन करा है ना कि कोई भी फैकल्टी को क्लासेस लेने में प्रॉब्लम ना हो।
ओके, सो दैट एक फैकल्टी को क्लासेस लेने में प्रॉब्लम ना हो। लाइक मैंने जो सब्जेक्ट असाइन करे हैं विद पीरियड वाइज, वो इस तरह से असाइन करे हैं ताकि एक टाइम पे एक ही टाइम पे दो क्लासेस में सेम सब्जेक्ट ना पढ़ाया जा रहा हो। लाइक एज यू कैन सी 9 से 10 बजे यहाँ पे DBMS पढ़ाई जा रही है, बट यहाँ पे 9 से 10 बजे कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ओके, आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को उठा लीजिए, किसी भी पीरियड को देख लीजिए, वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि मेरे पास क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। तो इसका मतलब जो मेरा टाइम टेबल है, ओके, दिस इज सपोज टाइम टेबल, सिंस दिस इज अ टाइम टेबल, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख देती हूँ। ओके, ये दोनों क्या है, मेरा टाइम टेबल है। तो अब बात समझिए, अगर मैं इन टाइम टेबल को कंप्यूटर साइंस दैट मीन्स DBMS के टर्म्स में बात करूँ, तो DBMS के टर्म्स में ये जो टाइम टेबल है उसको मैं क्या बोलूँगी, ट्रांजेक्शन्स बोलूँगी। और मैं इनको ट्रांजेक्शन्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ट्रांजेक्शन इज व्हाट, ओके, ट्रांजेक्शन इज व्हाट, जहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन इज सिंपली कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम जहाँ पे मल्टीपल क्या है, मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन है। लाइक हेयर एज यू कैन सी, यहाँ पे मेरे पास दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 1, दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 2, दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 3, दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर 4। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बना रही है, मेरा एक ट्रांजेक्शन बना रही है। सिमिलरली टाइम टेबल 2 के लिए भी I1, I2, I3 एंड I4 ये क्या है, मेरी इंस्ट्रक्शंस है। तो इंस्ट्रक्शन से मिलके हमारा क्या बनता है, ट्रांजेक्शन्स बनती हैं। और वहीं पे जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही हूँ एट द सेम टाइम, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इसका मतलब जो हमारे जो दोनों टाइम टेबल हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक शेड्यूल बना रहे हैं। इसका मतलब जो T1 और T2 ट्रांजेक्शन है ये मिलके बना रही है मेरा शेड्यूल। तो इसी को हम कहते हैं शेड्यूल इन DBMS। आई होप आपको समझ आया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। टाइम टेबल की हेल्प से क्लास शेड्यूल को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है और उसको रिलेट करा है जो हमारा शेड्यूल होता है इन DBMS। तो चलिए अब बात करते हैं, फिर से मैं फर्स्ट स्लाइड पे आती हूँ। तो एज यू कैन सी, ओके, दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। शेड्यूल क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं, शेड्यूल इज अ ऑर्डर, it is a order in which the operations are executing inside a system at the same time, okay, or it helps the sequence of operation, or you can say schedule क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का sequence of operation है, ओके, और इस सीक्वेंस को हमें मेंटेन करना होता है सो दैट जो ट्रांजेक्शन है एक आपस में इंटरफेयर ना करें। ओके, एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन को इंटरफेयर ना करे। इसका मतलब आई कैन से जो ये ट्रांजेक्शन्स है ना बच्चे, जो T1 और T2 ट्रांजेक्शन है वो सिस्टम में इस तरह से एग्जीक्यूट हो रही हैं। लाइक अगर T1 ट्रांजेक्शन को ये पता ही नहीं है कि उसके साथ साथ T2 ट्रांजेक्शन भी एग्जीक्यूट हो रही है, इस लेवल का हम यहाँ पे आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं सो दैट एक ट्रांजेक्शन को दूसरी ट्रांजेक्शन के बारे में कोई भी खबर नहीं होती है। तो आई कैन से ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है ना ये क्या है, लॉजिकली आइसोलेटेड। तो एंड दिस इज द प्रॉपर्टी, they are logically isolated, okay, they are logically isolated। और ये प्रॉपर्टी भी होती है हमारे DBMS में ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली। एसिड प्रॉपर्टी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द एसिड प्रॉपर्टी वेयर A means atomicity, C means consistency, I means आइसोलेशन, दैट्स व्हाट दी आइसोलेशन इज। दैट मीन्स एक ट्रांजेक्शन को दूसरी ट्रांजेक्शन के बारे में पता ही नहीं होता। ओके, लॉजिकल आइसोलेशन वी प्रोवाइड। और द लास्ट इज D फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये मिलके बनाती है हमारी एसिड प्रॉपर्टी। और कोई भी ट्रांजेक्शन जो होती है ना बच्चे, वो इन 4 प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करती है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हालांकि सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट आज के जो हम लेक्चर में बात करने वाले हैं ना, हम बेसिकली एसिड प्रॉपर्टी के बारे में हम बेसिकली कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा जोर डालने वाले हैं कि जो भी हमारा शेड्यूल होना चाहिए ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए सो दैट जो भी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है ना विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन, वो इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है जिससे कि जो हमारा डेटाबेस है वो इनवैलिड स्टेट में ना आ जाए। तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट हैज़ टू बी मेंटेन एट एनी कॉस्ट।
तो अब बात करते हैं, सिंस आई होप यू अंडरस्टैंड शेड्यूल क्या होते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल। यस, शेड्यूल बच्चे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज अ सीरियल शेड्यूल एंड द अनदर इज अ नॉन सीरियल शेड्यूल। एज द नेम सजेस्ट, सीरियल शेड्यूल में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन को सीरियली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट नॉन सीरियल शेड्यूल में हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, ओके, कुछ पार्ट T1 ट्रांजेक्शन का लेंगे, कुछ पार्ट दूसरी ट्रांजेक्शन का और कुछ पार्ट तीसरी ट्रांजेक्शन का। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है। मैं इनको हालांकि एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन दिस वेरी लेक्चर। तो चलिए मैं बात करूँ अगर इस लेक्चर के बारे में, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, यस, इस लेक्चर में हम आज बस इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि शेड्यूल कितने टाइप्स के होते हैं, सीरियल और नॉन सीरियल शेड्यूल, सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ओके। और ये जो रिमेनिंग टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, ओके। और लास्ट तक बनी रहिए स्टूडेंट, क्योंकि जो मैं कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल का शेड्यूल है ना, मैं पहले आपको रिलेट करवाना चाह रही हूँ कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ओके। प्लीज़ समझिए इस बात को, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो कि शेड्यूल क्या होते हैं, सीरियल शेड्यूल क्या होते हैं, नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं नॉन सीरियल शेड्यूल में, तो आप कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल का शेड्यूल इतनी अच्छी तरह से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ओके, एक स्टोरी की फॉर्म में चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में समझना ज़रूरी है। तो इसी के साथ चलिए अब मैं बात करती हूँ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूल। यस, अब मैं बात करती हूँ, सिंस शेड्यूल दो तरह के होते हैं, सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल। तो अभी मैं बात करती हूँ कि सीरियल शेड्यूल क्या होता है। तो एज द नेम सजेस्ट स्टूडेंट, सीरियल मीन्स सिक्वेंशियल वे में जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहाँ पर रन हो रही हैं। दैट मीन्स सीरियल मीन्स transactions are executing serially, ओके। ट्रांजेक्शन्स क्या है, सीरियली एग्जीक्यूट हो रही है और यहाँ पे ज़ीरो कॉन्क्यूरेंसी होती है, एज यू कैन, ओके, इन अदर टर्म्स यू कैन से यहाँ पे क्या होती है, ज़ीरो कॉन्क्यूरेंसी होती है, 0% कॉन्क्यूरेंसी होती है। अब वो कैसे होती है चलिए समझते हैं। कंसीडर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे दो शेड्यूल मेंशन करे हैं। फर्स्ट T1, ओके, सपोज दिस इज अ S1 शेड्यूल और ये क्या है, ये मेरा है S2 शेड्यूल। तो आप इफ़ यू नोटिस तो इस ट्रांजेक्शन में, इस शेड्यूल में T1 ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। वहीं अगर मैं S2 शेड्यूल के बारे में बात करूं तो S2 में T2 ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद T1 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। तो यू कैन से दैट ये जो दोनों शेड्यूल हैं आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जब भी सीरियल शेड्यूल होता है ना, उसमें पहले कंप्लीटली एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी और जब वो ट्रांजेक्शन फिनिश हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन को चांस मिलता है टू बी एग्जीक्यूटेड। लाइक हियर, पहले पूरी T1 फिर T2, ओके। सिमिलरली पहले पूरी T2 और फिर T1। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि हम पहले T1 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और फिर T2 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं जब भी T1 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई उसके बाद हमने क्या लिखा है, यहाँ पे कमिट लगाया है। कमिट एक कमांड है, कमिट इज़ अ कमांड जो कि क्या बताती है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट हो चुकी है और जो भी हम चेंजेस है ना, वो सारे चेंजेस हम अपने डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम जो चेंजेस हैं वो परसिस्ट करना चाहते हैं इनसाइड अ DBMS। तो ये जो कमांड होती है टू सेव चेंजेस परमानेंटली, टू सेव चेंजेस परमानेंटली इन DBMS। वहीं अगर मैं बात करूँ इससे ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, लाइक रीड ऑफ A, ओके, एंड दिस ऑपरेशन, ओके, एंड दिस कमांड, तो यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, ये जो भी स्टेट है ना, ये लोकल बफर में सेव हो रही है। जो भी काम हमने I1, I2 और I3 ट्रांजेक्शन में परफॉर्म किया है, वो सारे चेंजेस क्या हो रहे हैं, पहले वो लोकल बफर में स्टोर होते हैं, फिर जब भी हम कमिट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कमिट कमांड लिखते हैं,
तो वो सारे चेंजेस लोकल बफर में कहाँ पर आ जाते हैं, लोकल बफर में सीधा परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं इनसाइड अ डेटाबेस। तो इसी तरह से जो हमारा शेड्यूल है ना वो कंसिस्टेंट रहता है और बेसिकली स्टूडेंट एक स्टेटमेंट भी है। आप इस स्टेटमेंट को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे सीरियल शेड्यूल होते हैं ना उनकी एक खासियत है कि वो हमेशा क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। वो हमेशा जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो कंसिस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो लेट मी राइट हियर, जो हमारे सीरियल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल आर ऑलवेज 100% कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्राइम प्रॉपर्टी है ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इनसाइड अ डीबीएमएस। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ना तो उसका कंसिस्टेंट होना मैंडेटरी है, हमें कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करनी होती है एट एनी कॉस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं। आई होप आपको सीरियल शेड्यूल समझ में आया कि सीरियल शेड्यूल में बेसिकली होता क्या है कि पहले T1 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी कम्प्लीटली और फिर दूसरी ट्रांजैक्शन को चांस दिया जाता है। तो इसका मतलब आई कैन से वन मोर थिंग कि जो सीरियल शेड्यूल होता है ना वो नॉन पैरेलल होता है, इट इज नॉन पैरेलल। और यहाँ पे जो इट फॉलो नो प्रियम्पशन, नॉन प्रियम्पटिव अप्रोच होती है, इट इज अ नॉन प्रियम्पटिव अप्रोच। नॉन प्रियम्पटिव मीन्स कि कभी भी अगर कोई ट्रांजैक्शन एक बार रनिंग स्टेट में आ गई तो उसको फोर्सफुली प्रियम्प्ट नहीं किया जा सकता, फोर्सफुली उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट, चाहे फिर कितनी भी हाई से हाई प्रायोरिटी हमारे पास ट्रांजैक्शन वेट कर रही हो। तो इसका मतलब नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है, हमेशा आई कैन से फेयर एग्जीक्यूशन होता है ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। और बच्चे जो मैंने यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स लिखी है ना, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सीरियल शेड्यूल को हम सीरियल शेड्यूल को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम नॉन पैरेलल शेड्यूल भी बोल सकते हैं, और इसमें नॉन प्रियम्पटिव अप्रोच फॉलो होती है। और यहाँ पे जो सीरियल शेड्यूल होता है ना, इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन सीरियली एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कीवर्ड्स हैं, आई कैन से कीवर्ड्स हैं। और बेसिकली जब भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना तो वहाँ पे कीवर्ड्स का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कीवर्ड्स की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि आपका ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया जाएगा और उस एमसीक्यू में भी आपको इस तरह से एमसीक्यू दिए जाएंगे, वहाँ पे कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। तो उस केस में आपको इन कीवर्ड्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्विकली सॉल्व करने में। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं सीरियल शेड्यूल के कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सपोज करिए एक शेड्यूल है जिसमें 2 ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। सपोज करिए इफ़ 2 ट्रांजैक्शंस आर देयर, टू ट्रांजैक्शंस आर देयर इन अ शेड्यूल एस। तो उस केस में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल शेड्यूल आर देयर, उस केस में हम कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं, ये कैसे निकालेंगे चलिए जानते हैं। तो माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीरियल शेड्यूल पॉसिबल, हाउ मेनी सीरियल शेड्यूल पॉसिबल। तो अगर हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है तो 2 ट्रांजैक्शन में कितने सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हैं, तो उसका सिंपल आंसर आता है 2 फैक्टोरियल। जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस गिवन है उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो 2 फैक्टोरियल इज मीन्स 2 एंड दिस मीन्स हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं ऑफ सीरियल शेड्यूल। लाइक हेयर एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा सीरियल शेड्यूल था इसमें 2 ट्रांजैक्शंस थी। तो इस शेड्यूल को मैं 2 तरह से एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, या तो मैं पहले T1 को एग्जीक्यूट करूँ और फिर मैं T2 को एग्जीक्यूट करूँ। सिमिलरली अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो उस केस में मैं पहले T2 को एग्जीक्यूट कर रही हूँ और फिर मैं T1 ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। इसी तरह से जो हमारे पास नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हैं वो हमारे पास 2 फैक्टोरियल से हमारा आंसर निकल जाएगा फॉर इफ़ देयर आर 2 ट्रांजैक्शन। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ अगर 3 ट्रांजैक्शंस हैं,
ओके अगर हमारे पास 3 ट्रांजेक्शन्स हैं इन अ शेड्यूल, तो उस केस में आंसर क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल्स मीन्स 3 into 2 6 possibilities are there. Okay, 6 possibility are there. You might be thinking student कि 6 possibility कैसे हो गई, तो चलिए आपको बताती हूँ 6 possibility कैसे हुई। तो सिंस मेरे पास जो कितने शेड्यूल है, मेरे पास 3 ट्रांजेक्शन्स हैं इनसाइड अ सेम शेड्यूल। तो सपोज करिए मेरे पास T1 ट्रांजेक्शन है, T2 ट्रांजेक्शन है, T3 ट्रांजेक्शन है, ये मेरे पास 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। तो इन शेड्यूल को मैं 6 तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ सीरियली। तो वो कौन कौन से तरीके हैं चलिए समझते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, पहले मैं T1 को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, फिर T2 को एग्जीक्यूट करूँ, फिर मैं T3 को। ओके, या फिर मैं T1 को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, T3 को और फिर T2 को, या फिर मैं T2 को पहले एग्जीक्यूट कर रही हूँ, फिर T1 को, फिर T3 को, या फिर मैं पहले T3 को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, फिर T1 को और फिर T2 को, या फिर मैं T2 को अगेन एग्जीक्यूट कर रही हूँ और फिर T3 को और फिर T1 को, या फिर पहले मैं T3 को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, फिर T2 को और फिर T1 को। तो एज यू कैन सी मैंने फटाफट से क्या करा, मैंने फटाफट से इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल शेड्यूल निकाल लिए। ओके, सो दीज आर व्हाट, these are you can say equivalent serial schedule. तो yes, one more term is there, equivalent serial schedule. ओके इसका मतलब अगर आपके पास 3 ट्रांजेक्शन है एक शेड्यूल में T1, T2, T3, तो उसको आप 6 तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, या तो पहले आप T2 को करिए, T1 को करिए, फिर T3 को, या फिर आप T3 को, T2 को, फिर T1 को। तो ये 6 पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं। तो इसी तरह से अगर मानिए अगर मानिए 4 ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में उसका आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करके आपके नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल शेड्यूल आपके निकल जाएंगे। वहीं उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है स्टूडेंट। ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, आई डोंट नो कि किस ईयर में पूछा है, बट हाँ नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल शेड्यूल निकालने को बोले थे, और वहाँ पे आपको n ट्रांजेक्शन्स गिवन थी। ओके, सपोज करिए इफ n ट्रांजेक्शन्स आर देयर इन अ शेड्यूल, अगर किसी शेड्यूल में n ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उस केस में उसका आंसर क्या आ जाएगा, उस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल शेड्यूल विल बी n फैक्टोरियल। तो वहाँ पे आपको n फैक्टोरियल वाला जो ऑप्शन था उसको टिक करना था, और उसी तरह से आपका जो क्वेश्चन था वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये लेट मी राइट हियर, ये एक PYQ था जो कि पूछा गया था। तो यस, और जो मैंने ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी निकाली है ना, इन पॉसिबिलिटी को हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल। तो ये जो टर्म है ये याद रखिएगा, क्योंकि हम इसी टर्म को आगे यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सीरियल शेड्यूल के रिगार्डिंग अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल शेड्यूल निकालने हैं तो उसको फैक्टोरियल करके हम निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूल, दैट इज़ अ नॉन सीरियल शेड्यूल। तो नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके यस, तो यस एज यू कैन सी दिस इज़ अ शेड्यूल, और ये शेड्यूल कैसा है, ये एक नॉन सीरियल शेड्यूल है। और आपने गेस कर लिया होगा कि ये क्यों नॉन सीरियल शेड्यूल है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो सीरियली एग्जीक्यूट नहीं कर रही। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, पार्शियली एग्जीक्यूट कर रही हैं। कुछ पार्ट T1 ट्रांजेक्शन का, कुछ पार्ट T2 ट्रांजेक्शन का, अगेन T1 फिर T2, T1 फिर T2, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, कॉमिट कर दिया। ओके, इससे कॉमिट से पहले जितनी भी ऑपरेशन हुए, ओके एग्जीक्यूशन हुए, वो सारे चेंजेस कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, लोकल बफर में स्टोर हो रहे हैं। और जब भी जैसे ही हमने कमिट अप्लाई किया, कमिट कमांड रन करी, तो वहाँ से ये जो सारे चेंजेस थे ये कहाँ स्टोर हो गए, परमानेंटली डेटाबेस में क्या हो गए, स्टोर हो गए। ये सारे चेंजेस फिर परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर हो गए विद द हेल्प ऑफ कमिट कमांड। तो एज यू कैन सी हियर T1 और T2 ट्रांजेक्शन क्या कर रही हैं, आपस में आई कैन से पार्शियली एग्जीक्यूट कर रही है। तो इसका मतलब T1 और T2 ट्रांजेक्शन के बीच में क्या हो रही है बच्चे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है T1 और T2 ट्रांजेक्शन के बीच में, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन
T1 एंड T2 ट्रांजेक्शन। अब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है जल्दी से मैं बता देती हूँ। सपोज करिए सिंस दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2 ट्रांजेक्शन, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बेसिकली होता क्या है कि CPU क्या है कि पार्शियली एग्जीक्यूट करता है ट्रांजेक्शन को। ओके, सपोज करिए पहले T1 ट्रांजेक्शन को CPU असाइन हो गया और उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन को असाइन हो गया, अगेन T1 को असाइन हो गया और फिर अगेन T2 को असाइन हो गया। बट जब भी दैट मीन्स जब भी जो हमारा CPU है स्विच करता है बिटवीन T1 फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन टू अनदर ट्रांजेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, ये इसके पीछे एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो किस तरह से रही है। जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है बच्चे, तो जो हमारी करंटली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन होती है, सपोज करिए अभी जो CPU है वो T1 ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो T1 ट्रांजेक्शन क्या है, मेरी करंटली एग्जीक्यूटिंग है। तो जब CPU T1 से T2 पे स्विच करेगा, तो उसके बीच में जो हमारा CPU है वो T1 ट्रांजेक्शन की जो करंटली एग्जीक्यूटिंग स्टेट है, जिस भी स्टेट पे उसने CPU को स्टॉप जिस भी स्टेट पे CPU ने T1 ट्रांजेक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टॉप किया है, तो वो उस स्टेट को सेव कर लेता है। ओके, दैट मीन्स CPU क्या करता है, सेव करता है करंटली एग्जीक्यूटिंग स्टेट को, स्टेट ऑफ आई कैन से T1 ट्रांजेक्शन की जो करंटली एग्जीक्यूटिंग स्टेट है, वो उस ट्रांजेक्शन की स्टेट को वो सेव करता है। और उसके बाद क्या कर रहा है, और उसके बाद तभी जो हमारा CPU है वो क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है फ्रॉम टू द अनदर ट्रांजेक्शन। फिर अगर T2 ट्रांजेक्शन से अगेन अगर CPU स्विच करता है फ्रॉम T2 ट्रांजेक्शन टू T1 ट्रांजेक्शन, अगेन अगर CPU स्विच करता है, तो जो हमारी जहाँ से CPU ने छोड़ा था ना T1 ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन, जहाँ से CPU ने T1 ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन छोड़ा था, वहीं से वो इसको रिज्यूम कर लेगा, सो दैट जो हमारा जो फंक्शनिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो एकदम स्मूथली परफॉर्म हो। तो इसका मतलब जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल होता है, जो हमारा नॉन सीरियल जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल होता है, इसमें प्रीएम्पशन अलाउ होता है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूजेस preemptive approach प्रीएम्प्टिव अप्रोच। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने से पहले इंटरलीव कर रही हैं, ये भी हमारा एक कीवर्ड है। और जो नॉन सीरियल शेड्यूल होता है उसको हम पैरेलल शेड्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इट अपीयर्स टू द यूजर दैट द ट्रांजेक्शंस आर पैरेलली एग्जीक्यूटिंग, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर पैरेलल शेड्यूल भी हम इसको बोल देते हैं। ये मल्टीपल्स नेम है ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल, जो कि क्वेश्चन में जो कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। वहीं पे तो आई होप आपको समझ आया होगा कि नॉन सीरियल शेड्यूल होता क्या है। और बच्चे मैं आपको बता दूं कि जो नॉन सीरियल शेड्यूल ही है वो प्रैक्टिकली सारे ही सिस्टम में यूज़ किया जाता है। सीरियल शेड्यूल को हम यूज़ नहीं करते, हमेशा हम नॉन सीरियल शेड्यूल को हम यूज़ करते हैं इनसाइड एवरी सिस्टम। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है ना, इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है, इसकी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है, इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अब भाई हम जानते हैं कि हम जो हमारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, हमें बेसिकली 4-5 चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि हाँ, स्टोरेज स्पेस कम हो, एग्जीक्यूशन फास्टर हो, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, बेटर थ्रूपुट हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कहीं पे भी हमारी एज यू कैन से परफॉर्मेंस कहीं पे भी ट्रबल में नहीं आनी चाहिए, स्टार्व नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस स्टार्वेशन नहीं होना चाहिए। तो और जो नॉन सीरियल शेड्यूल है ना, वो हमारे बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन करता है और हमारी जो एग्जीक्यूशन है उसको भी फास्टर करता है। इसका मतलब ये बेटर अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ बेटर अप्रोच है कंपैरेटिवली सीरियल शेड्यूल में, क्योंकि सीरियल शेड्यूल में हमारी ज़ीरो कॉन्करेंसी होती है, बट इन केस ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल यहाँ पे हमारी कॉन्करेंसी प्रेजेंट होती है, क्योंकि इट अपीयर्स टू द यूज़र की मल्टीपल ट्रांजेक्शन इट अपीयर्स टू द यूज़र की मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रही हैं इनसाइड अ सिस्टम। और वैसे भी बच्चे
यस वैसे भी बच्चे हम चाहते ही यही हैं कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रही हो एट द सेम टाइम। सपोज करिए आप कुछ मनी ट्रांसफ़र करते हैं अकाउंट ए से अकाउंट बी में, आप कुछ मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, ओके, अपने ब्रदर को, सिस्टर को, मम्मी को, पापा को, आप कुछ मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उस केस में सपोज करिए एट द सेम टाइम कोई दूसरा पर्सन भी मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, ओके, और वो यूज़ कर रहा है सेम बैंक को। इसका मतलब डेटाबेस जो है हमारा, ओके, सेम डेटाबेस है, उस डेटाबेस पे दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं एट द सेम टाइम। मतलब दैट मीन्स दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना चाहती हैं एट द सेम टाइम। तो सपोज करिए इन केस ऑफ सीरियल शेड्यूल क्या होगा कि या तो आपकी ट्रांजैक्शन या तो आपकी रिक्वेस्ट पहले एक्सेस होगी या फिर जो दूसरा पर्सन है उसकी रिक्वेस्ट पहले एक्सेस होगी। बट ओके, इसका मतलब ओके, सपोज करिए सिंस अगर सपोज करिए दूसरे की रिक्वेस्ट पहले एक्वायर हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और ये जो वेटिंग टाइम है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो वेटिंग टाइम है ना, इट कैन इंक्रीज इनडेफिनेटली। ओके, जो हम सपोज ओके, सिंस एज आई टोल्ड यू इन नॉन सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल में क्या होता है, ज़ीरो कॉन्करेंसी होती है, 0% कॉन्करेंसी होती है। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है ना, उनको वेट करना पड़ता है वेट करना पड़ता है फॉर द करंटली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो अपना एग्जीक्यूशन तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जब तक कोई एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो। तो जब भी इट इज़ अबाउट द सीरियल शेड्यूल। यस, सीरियल शेड्यूल में जो हमारी कॉन्करेंसी होती है वो 0% होती है। तो इसका मतलब जो सीरियल शेड्यूल है प्रैक्टिकली हम कहीं पर भी यूज़ नहीं करते हैं। बट इसकी खासियत क्या है, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ओके, बट इसकी भी एक खासियत है कि जो हमारे सीरियल शेड्यूल होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। बट वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन सीरियल शेड्यूल की, तो जो हमारे नॉन सीरियल शेड्यूल होते हैं ना बच्चे, सिंस यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रही हैं और एक ट्रांजैक्शन के बीच में दूसरे ट्रांजैक्शन के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी हो रही है, तो जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्या है ना, रेस कर रही हैं, फाइट कर रही हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज, फॉर द सेम रिसोर्सेज और द डेटा आइटम एट द सेम टाइम। ओके, जिसकी वजह से जो हमारा डेटाबेस है, नॉन सीरियल शेड्यूल कैन ब्रिंग द सिस्टम, it can bring the system into inconsistent state and आप जानते हैं बच्चे, ये हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो। दैट मीन्स हमारा डेटाबेस क्या है, अगर इनकंसिस्टेंसी आ गई हमारे डेटाबेस में तो हमारा डेटाबेस जो है पूरा वो क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। ओके, और आप खुद ही सोचिए, क्या कोई यूज़र, क्या कोई क्लाइंट आपका डेटाबेस यूज़ करना चाहेगा अगर आप कंसिस्टेंसी ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को, तो आप पे क्यों भरोसा करेगा, आप पे क्यों रिलाई करेगा। तो जिस वजह से जो नॉन सीरियल शेड्यूल का जो ड्रॉबैक है, नॉन सीरियल शेड्यूल का एक ही ड्रॉबैक है कि ये क्या कर देता है, हमारे सिस्टम को, हमारे डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में ला देता है। हालांकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है और हम चाहते भी हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, हमारा जो वर्क है वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो, क्योंकि आज की डेट में सभी को फास्टर एग्जीक्यूशन पसंद है। हम चाहते भी हैं, बट क्योंकि नॉन सीरियल शेड्यूल इनकंसिस्टेंट स्टेट में ला देता है, तो अब हम करें क्या। देयर इज अ क्वेश्चन। सिंस जो हमारा जो नॉन सीरियल शेड्यूल है, सिंस जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है, इसमें कुछ रिस्क हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो रिस्क क्या क्या हैं, एज यू कैन सी, इट कैन ब्रिंग द सिस्टम इनटू ए इनकंसिस्टेंट स्टेट एंड इट ऑल्सो अराइजेज डर्टी रीड प्रॉब्लम और इट ऑल्सो अराइजेज दी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ कि इनकंसिस्टेंस मीन कि जो हमारा डेटाबेस है वो इनवैलिड हो जाता है, उसमें जो डेटा है वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ डर्टी रीड प्रॉब्लम की, तो डर्टी रीड प्रॉब्लम में होता क्या है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन की अनकमिटेड वैल्यू को रीड कर रही है, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में जो डर्टी रीड है होता है। एंड डर्टी रीड ऑल्सो
अराइजेज डिफरेंट प्रॉब्लम्स इनटू अ डेटाबेस। तो डर्टी रीड प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, बट ड्यू टू विच दैट नॉन सीरियल शेड्यूल में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके और वहीं अगर मैं बात करूँ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम की, तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को चलो मैं बताती हूँ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है। सपोज करिए कि एक वेरिएबल है ए और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 10, और इस वेरिएबल पे T1 और T2 ट्रांजेक्शन बोथ परफॉर्म कर रही हैं, बोथ एग्जीक्यूट कर रही हैं। दैट मीन्स T1 और T2 ट्रांजेक्शन इस डेटा आइटम पे एग्जीक्यूट कर रही हैं, ओके ऑपरेट कर रही हैं। सपोज करिए T1 जो ट्रांजेक्शन है वो ए की वैल्यू +5 से इंक्रीमेंट करती है, वहीं ओके दैट मीन्स जो ए की वैल्यू होती है वो +5 से इंक्रीमेंट होके 15 हो जाती है। बट इससे पहले जो T1 ट्रांजेक्शन कमिट करे, ओके इससे पहले T1 ट्रांजेक्शन कमिट करे, जो T2 ट्रांजेक्शन है वो अपनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देती है और वो ए की वैल्यू को 10 से इंक्रीमेंट कर देती है। इसका मतलब जो T2 ट्रांजेक्शन ने वैल्यू इंक्रीमेंट करी +10 से करी, और वो जल्दी से वो जल्दी से क्या कर देती है, कमिट कर देती है। ओके इसका मतलब जो T2 ट्रांजेक्शन है वो कौन सी वैल्यू रीड करेगी, वो अभी 10 वैल्यू ही रीड करेगी। क्यों? क्योंकि जो 10 वैल्यू है ना वो अभी डेटाबेस में स्टोर है। ओके दिस वैल्यू इज स्टोर इन डेटाबेस, बट जो 15 वैल्यू है ना 15 वैल्यू हमारी अभी डेटाबेस में स्टोर नहीं है, ये हमारी एक लोकल बफर में स्टोर है। ये जो वैल्यू है हमारी लोकल बफर में स्टोर है, और जब भी कोई ट्रांजेक्शन कोई वैल्यू रीड करती है ना वो डेटाबेस से रीड करती है, लोकल बफर से रीड नहीं करती। तो इसका मतलब जो T2 ट्रांजेक्शन है ना वो +10 किस में करेगी, वो +10 इस वैल्यू में करेगी, तो वो वैल्यू हो जाएगी 10 + 10 = 20। और ये जो वैल्यू है सिंस T2 ट्रांजेक्शन ने कमिट कर दिया है, तो ये जो वैल्यू अब क्या हो गई, परमानेंटली स्टोर हो गई, परमानेंटली स्टोर इन डेटा बेस। इसका मतलब ओके इफ़ यू नोटिस तो एज यू कैन सी इसका मतलब एज यू कैन सी जो हमारी बेचारी जो T1 ट्रांजेक्शन थी ना, इसने जो वैल्यू ए की अपडेट करी, इसकी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं। इसने जो बोला वो तो किसी ने इग्नोर कर दिया एक तरह से, यू कैन से। ओके जो ये जो इंस्ट्रक्शन थी क्या हो गई, इग्नोर हो गई। ओके इग्नोर हो गई, हालांकि इसने इंक्रीमेंट तो करी थी बट क्योंकि ये कमिट नहीं कर पाया था, और वहीं पे T2 ट्रांजेक्शन ने अपनी जो इंस्ट्रक्शन था जल्दी से कमिट कर दी, जिस वजह से जो T2 ट्रांजेक्शन की जो भी वैल्यू थी, इंस्ट्रक्शन थी, वो क्या हो गई, परमानेंटली स्टोर हो गई। इसका मतलब T2 की बात तो सुन ली गई पर T1 ट्रांजेक्शन की बात नहीं सुनी गई। ओके दैट मीन्स जो 15 वैल्यू थी ना, 15 वैल्यू वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं, इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। यस जो T1 ट्रांजेक्शन की जो भी वैल्यू थी वो लॉस हो गई, इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लॉस अपडेट प्रॉब्लम। दिस इज़ अ लॉस अपडेट प्रॉब्लम। और जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, एवरी इंस्ट्रक्शन की अपनी कोई खासियत होती है, एवरी इंस्ट्रक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे अगर होने लगा हमारे डेटाबेस में कि हाँ कोई भी ओके रैंडमली अगर इंस्ट्रक्शन इग्नोर होने लगी ड्यू टू सम मिली सेकेंड ऑफ डिले, क्योंकि वो T2 ट्रांजेक्शन T1 ट्रांजेक्शन कमिट करने ही वाली थी बट नहीं कर पाई, T2 ट्रांजेक्शन ने जल्दी से कर लिया, तो इसमें T1 ट्रांजेक्शन की तो कोई गलती नहीं है। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस अपडेट प्रॉब्लम हो रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस कंसर्न। और यू कैन से इन अदर टर्म्स जो T1 ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है ना, इट इज़ ओवर रिटन बाय T2 ट्रांजेक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, yes student, I hope you understand what are the risk that are associated to हमारे नॉन सीरियल शेड्यूल, इनकन्सिस्टेंसी, डर्टी रेट प्रॉब्लम और लॉस अपडेट प्रॉब्लम। तो इन सब से बचने का क्या उपाय है? यस क्योंकि हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा सिस्टम पैरेलली एग्जीक्यूट हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो, बट क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर होगा। यस इसका कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम नॉन सीरियल शेड्यूल यूज़ करना ही बंद कर ले। ओके ऐसा नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेट मी चेंज द पेन कलर। तो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट कैन be the solution of
रिस्क एसोसिएटेड टू नॉन सीरियल शेड्यूल। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिससे कि जो हमारे जो नॉन सीरियल शेड्यूल की जो एडवांटेजेस है हम उनको भी यूज़ कर पाएँ और जो उसके रिस्क हैं हम उसको ओवरकम कर पाएँ। तो सिंपल सॉल्यूशन कैन बी, जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है ना बच्चे, जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है, सबसे सारे आई कैन से सारे फसाद की जड़ क्या है कि ये क्या है, हमारे जो शेड्यूल है उसको वो ये जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है बेसिकली ये क्या कर देता है, हमारे डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में ला देता है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो मैंने नॉन सीरियल शेड्यूल बनाया है वो इस तरह से डिज़ाइन करा है कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन रन भी कर रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे के एग्जीक्यूशन को इंटरफेयर भी नहीं कर रही हैं और हमारे डेटाबेस को कंसिस्टेंट भी रख रही हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसका मतलब जो मेरा नॉन सीरियल शेड्यूल है ना, इसको अगर मैं प्रूव कर दूं, इसको अगर मैं प्रूव कर दूं कि हाँ भाई ये जो मेरा शेड्यूल है वो 100% कंसिस्टेंट है, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं अपने नॉन सीरियल शेड्यूल को प्रूव कर दूं कि ये मेरा 100% कंसिस्टेंट है, तब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अब कर कैसे सकते हैं हम इस शेड्यूल को, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम अपने नॉन सीरियल शेड्यूल को कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए। तो वन ऑफ द मेथड इज अगर हम अपने नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल प्रूव कर दें कि मैंने जो नॉन सीरियल शेड्यूल बनाया है, हालांकि इट अपीयर्स दैट इट इज़ अ नॉन सीरियल शेड्यूल, बट बेसिकली वो क्या है, वो एक सीरियल शेड्यूल ही है जो कि नॉन सीरियल शेड्यूल की फॉर्म में लिखा गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स जो मेरा नॉन सीरियल शेड्यूल है ना, इसको मैं क्या प्रूव कर दूँ, इसको मैं प्रूव कर दूँ कि ये मेरा क्या है, एक सीरियल शेड्यूल ही है, ये मेरा एक सीरियल शेड्यूल ही है। बट मैंने अपने सीरियल शेड्यूल की जो कुछ इंस्ट्रक्शंस, सीरियल शेड्यूल के अंदर जो मेरी ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं I1, I2, I3, तो ट्रांजैक्शंस में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस है ना बच्चे, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को मैंने इस तरह से प्लेस करा है, या फिर मैं कहूँ कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से प्लेस करा है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, एक दूसरे के एग्जीक्यूशन को प्रॉब्लम नहीं कर रही, इंटरफेयर नहीं कर रही। तो इसी वजह से जो मेरा नॉन सीरियल शेड्यूल है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ये शेड्यूल भी क्या है, 100% कंसिस्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सीरियल शेड्यूल होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या बच्चे, बेसिकली हम क्या करेंगे समझिए। मैं एक थोड़ा फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगी। सिंस जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है, जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है ना, इसको मैं क्या प्रूफ कर दूंगी, इसको मैं क्या प्रूफ कर दूंगी कि ये मेरा क्या है, कि सीरियल शेड्यूल है। ये मेरा क्या है, एक सीरियल शेड्यूल है। और वो कैसे प्रूफ करेंगे, वो हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। कैसे प्रूफ करेंगे, द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। तो हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट इज अब ध्यान से सुनिए, हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है। जो मेन टॉपिक है, जो मेथड है कि हम अपने नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कैसे प्रूव कर सकते हैं, बाय प्रूविंग इट दैट द शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। इसको हम ये प्रूव कर दें कि जो मेरा शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, या फिर मैं प्रूव कर दूं कि मेरा जो शेड्यूल है वो व्यू सीरियलाइजेबल है। वो व्यू सीरियलाइजेबल है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली व्यू सीरियलाइजेबल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इसको रिलेशन की फॉर्म में समझाऊं कि कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल होते क्या हैं,
तो यस वो कुछ इस तरह है, व्यू serializability इज द स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट serializability इज द स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ द व्यू serializable शेड्यूल। तो अगर कोई शेड्यूल व्यू serializable है तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो व्यू ओके अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट serializable है तो वो अल्टीमेटली व्यू serializable भी है। बट चलिए आई होप आपको समझ आई। इसका मतलब मैंने क्या बोला आपसे, मैंने क्या बोला कि अगर मैं अपने नॉन सीरियल शेड्यूल को प्रूव कर देती हूँ कि वो सीरियल शेड्यूल है, इसका मतलब जो मेरा नॉन सीरियल शेड्यूल है वो भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 100% कंसिस्टेंट हो जाएगा। और फिर अगर मेरा ये शेड्यूल 100% कंसिस्टेंट हो गया तो यहाँ से नो इशू, यहाँ से कोई भी इशू नहीं है। ओके हम अपने जो नॉन सीरियल शेड्यूल के एडवांटेजेस हैं, फीचर्स को हम बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो मैंने बोला है ना कि अगर हम अपने नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में प्रूव कर सकते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सीरियलाइजेबिलिटी। ओके दैट मीन्स व्हाट इज द सीरियलाइजेबिलिटी? यस वन मोर term is here, please note what is the serializability? What is a serializability? तो serializability बच्चों क्या होता है, अगर मैं अपने किसी नॉन सीरियल शेड्यूल को प्रूव कर दूं कि वो क्या है, एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल है। वन टर्म इज देयर कि जो मैं प्रूव करूंगी ना वो उसको इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल के इक्वल प्रूफ करूंगी। ओके शेड्यूल का मैं एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल बनाऊंगी और फिर उसकी हेल्प से मैं प्रूफ कर दूंगी कि जो मेरा नॉन सीरियल शेड्यूल है वो भी क्या है, कंसिस्टेंट है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो एज यू कैन सी हियर दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। ओके दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। जो प्रॉब्लम्स होती हैं मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ओके वी यूजेज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। और सीरियलाइजेबिलिटी होता क्या है, इट हेल्प्स टू चेक इफ अ नॉन सीरियल शेड्यूल बिहेव इन सेम वे एज सम ऑफ अ सीरियल शेड्यूल। दैट मीन्स हम चेक करते हैं कि क्या एक नॉन सीरियल शेड्यूल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सीरियल शेड्यूल में। ओके ये हम चेक करते हैं। ओके एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, सारे ही नॉन सीरियल शेड्यूल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल। ये हमें चेक करके ही पता चलेगा कि क्या हम उस शेड्यूल को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और वो मेथड्स क्या हैं, मेथड्स मैंने आपको बताए। मेथड्स आर या तो हम उसको या तो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल प्रूफ कर दें। इसका मतलब अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो क्या है, उसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करता है, या फिर अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है तो वो क्या है, उसका एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करता है। तो जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने नॉन सीरियल शेड्यूल को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पास करा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंस देयर आर टू टाइप ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, दो मेथड हैं सीरियलाइजेबिलिटी प्रूफ करने के लिए। तो दो मेथड क्या है, फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड द सेकंड इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट से बनते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, चलिए अब समझते हैं। यस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में क्या करते हैं हम, किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल की जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस है, जो हमारे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे मतलब उनकी इंस्ट्रक्शन को ऊपर नीचे करके देखेंगे और ये जो आउटकम आ रहा है नॉन सीरियल शेड्यूल का और जो इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल का जो भी आउटकम आ रहा है, अगर वो दोनों आउटकम सेम है, इसका मतलब वो जो नॉन सीरियल शेड्यूल है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल और वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इजी है स्टूडेंट, घबराइए मत। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जब इसको एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। और जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो हमारी जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस होती है उसकी तीन कंडीशंस हैं। नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं, पहले मैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस की बताती हूँ। कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस और यू कैन से कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं,
तो कॉन्फ्लिक्टिंग बेसिकली मीन्स जो कि जिनका जो ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए, दे आर गोइंग टू इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ ईच अदर, ओके, दीज इंस्ट्रक्शंस आर फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, तो वो हमारी होती है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन। और कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन को हम कभी भी स्वैप नहीं कर सकते, हम हमेशा नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करते हैं। तो अब कैसे पहचानेंगे किसी की शेड्यूल में कि कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस है और कौन सी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है? तो चलिए मैं दोनों का ही बता देती हूँ एक साथ, ओके, वर्सेस नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो पहला जो पॉइंट है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए, जो दोनों इंस्ट्रक्शंस है ना वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग करनी चाहिए। सपोज ओके, बोथ इंस्ट्रक्शन, ओके, बोथ इंस्ट्रक्शन शुड बिलोंग टू डिफरेंट transactions. Okay, first point is this. Second point says both should operate on सेम डेटा आइटम, क्योंकि जब कोई इंस्ट्रक्शन सेम डेटा आइटम के लिए फाइट कर रही है ना, तभी तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है आपस में, तभी तो वो लड़ रही हैं। तो जो हमारा डेटा आइटम होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। ओके, इसका मतलब अगर कोई इंस्ट्रक्शन ए डेटा आइटम पे परफॉर्म करना चाहती है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन भी लड़ रही है कि नहीं मुझे परफॉर्म करना है, और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यस, बोथ शुड ऑपरेट ऑन सेम डेटा आइटम। And the third point is, okay, one of them should be a write operation. Okay, दोनों में से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, वो दोनों में से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, राइट ऑपरेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन की, चलिए पहले कॉन्फ्लिक्टिंग को एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए एक T1 ट्रांजेक्शन है और T2 ट्रांजेक्शन्स हैं, वो एग्जीक्यूट कर रही हैं एक शेड्यूल में। ओके, सपोज दिस इज अ शेड्यूल। तो अगर मैं बात करूं कि जो T1 ट्रांजेक्शन है रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ऑन डेटा आइटम A, वहीं पे जो हमारी T2 ट्रांजेक्शन है वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ऑन डेटा आइटम A। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना रीड ऑन ए, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है राइट ऑन ए से। इसका मतलब जो मेरी T2 इसका मतलब ये जो दोनों ट्रांजेक्शन्स है, ये जो दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका ऑर्डर ओके, इन दोनों इंस्ट्रक्शन को आई कैन नॉट स्वैप। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मेरी कॉन्फ्लिक्टिंग है। ओके, ये क्या है, मेरी कॉन्फ्लिक्टिंग है। और आप चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों ही इंस्ट्रक्शन डिफरेंट ट्रांजैक्शन से बिलोंग करनी चाहिए। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो T1 ट्रांजैक्शन से बिलोंग कर रही है और ये इंस्ट्रक्शन T2 ट्रांजैक्शन से बिलोंग कर रही है। वहीं अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, बोथ शुड ऑपरेट ऑन सेम डेटा आइटम, दोनों सेम डेटा आइटम पे ऑपरेट कर रही हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे भी डेटा आइटम A यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी डेटा आइटम A यूज हो रहा है। ओके, सिमिलरली द थर्ड पॉइंट सेज दैट वन ऑफ देम शुड बी अ राइट ऑपरेशन। ओके, दोनों में से कोई एक राइट ऑपरेशन होनी चाहिए। अगर दोनों राइट हैं तो भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, अगर एक राइट है तो भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। लाइक हियर T2 ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब ये दोनों इंस्ट्रक्शंस क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और इनको हम स्वैप नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं बात करूं सपोज करिए यहाँ पे राइट ऑफ ए ना लिखकर यहाँ पर रीड ऑन ए होता, ओके, या फिर रीड ऑन बी होता, तो क्या ये दोनों इंस्ट्रक्शंस आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है? ओके, क्या ये दोनों इंस्ट्रक्शंस आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है? तो नो, दे आर नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि दोनों क्या है, रीड हो रहा है और ओके, हालांकि डेटा आइटम सेम है, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, बट दोनों क्या है, रीड ऑपरेशन है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर डेटा आइटम क्या है, एक ए पे वर्क कर रही है और एक बी पे वर्क कर रही है। ओके, इवन इफ अगर यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन भी क्यों ना होती, ओके, इवन इफ यहाँ पर एक राइट ऑपरेशन क्यों ना होती, बट सिंस डेटा आइटम डिफरेंट है, यहाँ पर ए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर बी यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये जो दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। ओके, और इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्वैप।
ओके हम इंस्ट्रक्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं इनके एग्जीक्यूशन को। और ओके और यस वहीं अगर मैं बात करूँ वन मोर थिंग स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये दोनों इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, यस क्या ये दोनों इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, तो इसके लिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब भी जिस भी ट्रांजैक्शन में ओके जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना उनका जो ऑर्डर है हमेशा मेंटेन होता है। ओके इनका जो ऑर्डर है वो ऑलवेज दिस ऑर्डर शुड ऑलवेज बी मेंटेन इज ऑलवेज मेंटेन इटसेल्फ। ओके एक ट्रांजैक्शंस के जो एक ट्रांजैक्शंस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना हम उनको कभी भी स्वैप नहीं कर सकते। हम हमेशा दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस के को स्वैप करने के बारे में बात करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि क्या कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। दैट मीन आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, ओके एज यू कैन सी आपको एक शेड्यूल दिया है, ओके आपको एक शेड्यूल दिया है और वो शेड्यूल क्या है, बेसिकली ये शेड्यूल क्या है, ये एक नॉन सीरियल शेड्यूल है। ओके ये एक शेड्यूल क्या है, नॉन सीरियल शेड्यूल है। तो जब भी आपको इस तरह से इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो आप सबसे पहले उसका टेबल बनाइए ताकि आपको बात ज़्यादा क्लियर हो। सिंस एक आपको एस शेड्यूल गिवन है तो एक आपको एस शेड्यूल गिवन है और इस शेड्यूल में कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, एज यू कैन सी R1 R2 यस, और कोई ट्रांजेक्शन्स है R1 R2 एंड यस R3। क्या कोई और नंबर मेंशन है यहाँ पे, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे T1 T2 T3 इस शेड्यूल में 3 ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है। ओके लाइक दिस, इस शेड्यूल में आपको 3 ट्रांजैक्शंस गिवन हैं और उन ट्रांजैक्शंस में का जो सीक्वेंस है वो आपको यहाँ पे मेंशन है। लाइक यस लाइक एक सेकेंड जस्ट अ मिनट यस। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस की, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, रीड ओके R1A का मतलब है जो ट्रांजैक्शन है वो ओके जो ये ऑपरेशन है वो T1 ट्रांजैक्शन से बिलोंग कर रही है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ RA। यहाँ पे मुझे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको इटसेल्फ T1 ट्रांजैक्शन के कॉलम में मेंशन कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ R2A, तो R2A T2 ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो आप यहाँ से नहीं लिखेंगे, आप उसको एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। ओके यस आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है हेयर। तो RA यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे R1 और R2 मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि मैं T1 और T2 ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उसी के कॉलम में उनकी जो ऑपरेशंस हैं उनको डायरेक्टली मेंशन कर रही हूँ। इस तरह से हमारा जो रीडेबिलिटी है ना वो बेटर हो जाती है। इस तरह से कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा, हमेशा एक टेबल बनाइए और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं। अगर मैं R1A की बात करूँ, R1B की, RB इसका मतलब है जो T1 ट्रांजैक्शन है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ऑन डेटा आइटम B। R2B का मतलब जो T2 ट्रांजैक्शन है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ऑन डेटा आइटम B। R3B का मतलब जो T3 ट्रांजैक्शन है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ऑन डेटा आइटम B। जो WA ट्रांजैक्शन है वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ऑन डेटा आइटम A। एंड जो हमारी लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी क्या कर रही है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, बट वो डेटा आइटम B पे परफॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब हमने जल्दी से हमने अपना शेड्यूल एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चेक वेदर द गिवन शेड्यूल एस इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। हमें बताना है कि क्या ये हमारा शेड्यूल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो ये बताने के लिए ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे सबसे वी विल ड्रॉ प्रोसीडिंग ग्राफ। वी विल ड्रॉ अ प्रोसीडिंग ग्राफ। हम एक प्रोसीडिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और प्रोसीडिंग ग्राफ बहुत इजी है स्टूडेंट, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। प्रोसीडिंग ग्राफ सिंस हमारे पास यहाँ पर एज यू कैन सी 3 ट्रांजैक्शंस हैं मेरे पास, तो उतने ही मैं वर्टिसेस बनाऊंगी T1 T2 एंड T3। 3 ट्रांजैक्शंस है मेरे पास और मैंने यहाँ पे 3 वर्टिसेस बना लिए। यहाँ तक बात समझ आई।
ओके नहीं आई तो रिवाइंड करके देखो, आ जाएगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स को मैं ट्रांजेक्शन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको रीड करूंगी और उसकी हेल्प से मैं अपने जो ये वर्टिसेस हैं इसमें एक एज ड्रॉ करूंगी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। यस, इसका मतलब चलिए कैसे करेंगे। तो यस, विच पेन शुड आई टेक, यस। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रांजैक्शन की RA, रीड ऑन ए, तो इसके कॉन्फ्लिक्टिंग कौन सी इंस्ट्रक्शन हो सकती है? रीड ऑन ए की कॉन्फ्लिक्टिंग बस एक ही इंस्ट्रक्शन हो सकती है, दैट इज राइट ऑन ए। तो क्या आपको कोई T2 या T2 या T3 ट्रांजैक्शन में कोई राइट ए इंस्ट्रक्शन दिख रही है? एज यू कैन सी, राइट ए, कहीं भी राइट ए ऑपरेशन नहीं है। तो इस इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है। तो अब अगर बात करूँ मैं T2 ट्रांजैक्शन की इस इंस्ट्रक्शन की, तो RA, तो अगर मैं RA की बात करूँ तो RA के कॉन्फ्लिक्टिंग कौन सी इंस्ट्रक्शन है? WA, अगेन WA इंस्ट्रक्शन है। तो क्या कहीं T1 और T3 ट्रांजैक्शन में WA इंस्ट्रक्शन है? WA, यस WA है। इसका मतलब आपको क्या करना है, अपने इस ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो किस तरह से, T2 से T1, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिला है। तो T2 से T1 आपको एक एज ड्रॉ करनी है। तो वेयर इज T2 से T1 आपको एक एज ड्रॉ करनी है। सिमिलरली अब चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, यस, रीड ऑन बी। तो रीड ऑन बी के कॉन्फ्लिक्टिंग कौन सी पेयर होगी? रीड ऑन बी की कॉन्फ्लिक्टिंग राइट ऑन बी, क्योंकि हमें जो डेटा आइटम है उसका भी ध्यान रखना है। तो राइट ऑन बी, यस राइट ऑन बी प्रेजेंट है। इसका मतलब T1 से T2 आपकी एक एज बनेगी, T1 से T2 आपकी एक एज बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं, रीड ऑन बी। रीड ऑन बी के कॉन्फ्लिक्टिंग कौन सी पेयर है? रीड ऑन बी के राइट ऑन बी होगी। तो राइट ऑन बी क्या प्रेजेंट है यहाँ पर देखिए, राइट ऑन बी यहाँ पर तो प्रेजेंट है, पर हमें इसको इस इंस्ट्रक्शन से हमें इसको हमें कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हमें डिफरेंट ट्रांजैक्शन में देखनी है कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, सेम ट्रांजैक्शन में हमें नहीं देखनी। तो सिंस RB के कॉरस्पॉन्डिंग WB इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग है, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो एज यू कैन सी, ना तो T1 ना T3 में WB प्रेजेंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है। वही अगर मैं बात करूँ अगेन रीड ऑन बी में, तो यस यू फाइंड अ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। इसका मतलब T3 से T2 आप एक एज बनाएंगे, T3 से T2 आप एक एज बनाएंगे। लाइक अब WA की बात करूँ तो WA की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए? WA की कॉरस्पॉन्डिंग या तो रीड ऑफ ए हो या फिर W ऑफ ए हो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी कोई राइट ऑपरेशन होती है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हो सकती है, एक तो रीड वाला और एक राइट वाला। तो WA के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी पेयर नहीं है। सिमिलरली WB के कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई भी पेयर नहीं है। तो इसी के साथ जो हमारा प्रीसीडिंग ग्राफ है वो बहुत ही ईजी तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है, बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ तक बात समझ आई? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आपको क्या चेक करने हैं बच्चे? अब आपको सिंपली चेक करना है कि क्या इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। आपको क्या चेक करना है? चेक करना है साइकिल। तो यस, एज यू कैन सी यहाँ पर एक साइकिल प्रेजेंट है। अब साइकिल होता क्या है? साइकिल मीन्स इफ यू स्टार्ट ऑन सम वर्टेक्स एंड यू एंड अप ऑन द सेम वर्टेक्स, तो वो क्या हो जाता है? एक साइकिल। लाइक हियर, अगर आप T2 से स्टार्ट करते हैं तो आप ऐसे गए और फिर इस एज के थ्रू आप वापस T2 पे आ गए। इसका मतलब इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है। तो इफ आपको साइकिल चेक करना है, तो इफ साइकिल प्रेजेंट, सिंस लेट मी राइट हियर, साइकिल चेक करना है आपको साइकिल। तो यस, साइकिल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो हमारा शेड्यूल है, ये क्या है हमारा? इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, जब भी अगर आपको अपने प्रीसीडिंग ग्राफ में साइकिल मिल जाता है, तो वो जो शेड्यूल है हमारा, वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है ना, सिंस इट इज़ अ नॉन सीरियल शेड्यूल, ये क्या है हमारा? नॉन सीरियल शेड्यूल ही है। तो
इस नॉन सीरियल शेड्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स दैट मीन्स या तो इसका, अब देखिए थोड़ा लॉजिक समझिए कि ये ग्राफ बोल क्या रहा है, इस ग्राफ का मतलब क्या है। देखिए T2 से T1 पे एक एज है, इसका मतलब T2 से T1 पे एक एज का क्या मतलब है कि T2 ट्रांजेक्शन को हमें पहले एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि T2 ट्रांजेक्शन में एक ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है जो कि T1 ट्रांजेक्शन से क्या कर रही है, ओके, डिस्प्यूट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर T1 से T2 पे भी एक ट्रांजेक्शन है। ओके, तो अब T1 क्या कह रही है, T1 कह रही है कि नहीं, मुझे पहले एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जो T1 ट्रांजेक्शन के पास एक ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है जो कि T2 से क्या कर रही है, क्लैश कर रही है। तो T1 भी कह रहा है नहीं मुझे पहले एग्जीक्यूट होना है, T2 कह रहा है नहीं मुझे पहले एग्जीक्यूट होना है। तो इस केस में हम क्या, एक तरह से यू कैन से, एक ये तो डेडलॉक वाली सिचुएशन आ गई। ओके, जब भी साइकिल होता है तो वो एक डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाती है। इसका मतलब जो मेरा ये नॉन सीरियल शेड्यूल है ना, मैं किसकी बात सुनूँ, T2 की बात सुनूँ या T1 की बात सुनूँ। अगर मैं T2 की बात सुनती हूँ ना तो T1 की जो इंस्ट्रक्शन है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी, और अगर मैं T1 की बात सुनती हूँ तो वो T2 की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब इस शेड्यूल को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती अपने इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल में। तो इसी के साथ ये जो शेड्यूल है हमारा नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाता है। तो यस, तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर इज नो, दिस शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट व्यू सीरियलाइजेबल। ओके, दिस शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट व्यू सीरियलाइजेबल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सो दैट जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको शेड्यूल टेबुलर फॉर्म में ही गिवन है, तो आपको इसको टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही आपको टेबुलर फॉर्म गिवन है। और क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे चेक वेदर द गिवन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके, हमें बताना है कि क्या ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। और फिर ये क्या पूछ रहा है, इफ यस, अगर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, उसके बाद उसने क्या पूछा है कि देन डिटरमाइन ऑल द पॉसिबल सीरियल शेड्यूल। ओके, अगर जब तक, ओके, आफ्टर फाइंडिंग इफ दिस शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट, उसके बाद आपको सारे ही इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल आपको उनका सीक्वेंस बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यस, सबसे पहला हम क्या करेंगे, ओके, सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ प्रीसीडिंग ग्राफ। हम एक प्रीसीडिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स के बीच हम एच ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो 4 ट्रांजेक्शन्स के लिए मैं 4 वर्टिसेस बनाऊंगी। तो T1, T2, ओके, T2, देन T3 एंड देन T4। मैंने यहाँ पे 4 वर्टिसेस बना लिए हैं। अब यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस मैं क्या करूँगी, कॉन्फ्लिक्टिंग एजेस को यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो अगर मैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय T4 ट्रांजेक्शन। ओके, T4 ट्रांजेक्शन ने पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा है और वो इंस्ट्रक्शन है रीड ऑन ए। दैट मीन्स T4 ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ऑन डेटा आइटम ए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर होगी, ओके, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है दैट इज राइट ऑन ए। तो इसका मतलब हमें T4 से T2 एक एज ड्रॉ करनी है, T4 से T2 हमें एज ड्रॉ करनी है और हमने एज ड्रॉ कर ली। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय T2 ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो अगेन RA के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर होगी, दैट इज WA। तो WA क्या T1, T3 और T2, ओके, क्या T1, T3 और T4 ट्रांजेक्शन में WA ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं। एज यू कैन सी यहाँ पे कहीं पे भी WA ऑपरेशन नहीं है। ओके, T2 ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन में हमें चेक नहीं करना क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी मेंटेन हमें रखना होता है, हमें सेम ट्रांजेक्शन में ना चेक करके ओके बाकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर चेक करना होता है। तो WA के कॉरस्पॉन्डिंग RA के कॉरस्पॉन्डिंग WA ट्रांजेक्शन नॉट प्रेजेंट। तो इस
इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है। नाउ अब हम आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन इज अगेन आर ए, और आर ए के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन जो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है वो है डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए दैट मीन्स T3 से T2 हमें एक एज ड्रॉ करनी होगी। तो T3 से T2 मैंने यहाँ पे एज ड्रॉ कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डब्ल्यू बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, जब भी राइट ऑपरेशन होता है ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हो सकते हैं। फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट कैन बी रीड ऑन बी एंड द सेकेंड कैन बी राइट ऑन बी। तो आपको चेक करना है, पहले तो रीड ऑन बी के लिए भी चेक करना है आपको कि क्या रीड ऑन बी तो नहीं है या फिर राइट ऑन बी तो नहीं है। इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या है, इनमें से ओके ये दोनों ही इंस्ट्रक्शन क्या है, डब्ल्यू बी के कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हैं। तो अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू बी, इस इंस्ट्रक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग क्या कहीं पे डब्ल्यू ए ओके क्या कहीं पे आर बी या डब्ल्यू बी प्रेजेंट है। तो एज यू कैन सी आर बी इज प्रेजेंट इन T3 ट्रांजेक्शन एंड डब्ल्यू बी इज प्रेजेंट इन डब्ल्यू बी ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब T1 ट्रांजेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये इंस्ट्रक्शन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हैं। तो यहाँ पे जो T1 ट्रांजेक्शन से हमें दो एज ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक T1 से T3 के लिए और एक T1 से T2 के लिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं T1 से T2 एंड T1 से T3, क्योंकि T1 के कॉरस्पॉन्डिंग ओके ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हैव इन दिस शेड्यूल। तो यस आई थिंक यस। अब अगर बात करें हम डब्ल्यू ए की, तो डब्ल्यू ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर ए इज़ नॉट प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू बी के कॉरस्पॉन्डिंग इज़ ओके आर बी के कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू बी ट्रांजेक्शन है। तो T3 से T2 हमें एक एज ड्रॉ करनी है। एज यू कैन सी T3 से T2 ऑलरेडी एज ड्रॉ है, तो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यस ओके विद दिस हमने क्या कर लिए हैं अपने एजेस ओके सारे ही जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं उसको हमने ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ तक बात समझ आई होगी सभी बच्चों को? यस तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या इस ग्राफ में कोई साइकिल तो प्रेजेंट नहीं है। अगर ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट होता है तो दैट मीन्स जो ये नॉन सीरियल शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है और उस शेड्यूल को हम इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल में ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके बट सिंस एज यू कैन सी ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में कहीं भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है। ओके तो हमने चेक करा फॉर द साइकिल एंड वी सी कि साइकिल नॉट प्रेजेंट। ओके साइकिल नॉट प्रेजेंट, साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल है ना इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल। और ये जो शेड्यूल है ये क्या हो जाता है, ये शेड्यूल हमारा बन गया है ये शेड्यूल हमारा बन गया है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो इसका आंसर आ जाएगा यस दिस शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ओके यहाँ तक बात समझ आई। अब जो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पूछा है, सेकंड पार्ट टॉक अबाउट हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं सारे ही इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल, उनका क्या सीक्वेंस है। अब हमें वो सीक्वेंस फाइंड करना है। तो चलिए अब ये कैसे करेंगे जानते हैं। जो हमें सीक्वेंस फाइंड करना है ना बच्चे, सीक्वेंस भी हम इस ग्राफ की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यस अगर मैं बात करूं यस लेट मी मेक सम स्पेस। तो सिंस दिस शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो हम क्या करेंगे, अब इसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल का सीक्वेंस बनाएंगे। तो जो रूल है रूल क्या है, अगर हमें रूल फॉर इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल की जो रूल है इक्विवेलेंट इस शेड्यूल को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल में तो उसका रूल क्या होगा। तो रूल जानने के लिए सबसे पहला एक ही रूल है हमारा, बहुत ही सिंपल रूल है। तो रूल इज कि आपको क्या करना है, रिमूव एज हैविंग नो इनकमिंग एज। आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा। जैसे कि हमें क्या चेक करना है कि क्या ऐसा कौन सा वर्टेक्स है, हमें यहाँ पे हमें एज नहीं हमें वर्टेक्स रिमूव करना है।
यस, हाँ जी। तो रिमूव द वर्टेक्स, हमें उस वर्टेक्स को रिमूव करना है जिस पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। इनकमिंग एज समथिंग लाइक जैसे कि T2 पे इनकमिंग एजेस हैं, लाइक T1 से T2 पे इनकमिंग एज है, T3 से T2 पे इनकमिंग एज है और T4 से T2 पे इनकमिंग एज है। तो इसका मतलब T2 को हम रिमूव नहीं कर सकते। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ T3 की, तो T3 पर भी एक इनकमिंग एज है, ये वाली, ओके, T3 पर भी एक इनकमिंग एज है, तो इसको भी हम रिमूव नहीं कर सकते। बट अगर मैं T1 और T4 ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो इन दो ट्रांजेक्शन में कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, जिस वजह से मैं किसी भी वर्टेक्स को रिमूव कर सकती हूँ फ्रॉम दिस ग्राफ। सपोज करिए, लेट सपोज सबसे पहले हम T1 ट्रांजेक्शन को ही रिमूव कर देते हैं। तो अगर मैं किसी नॉन इनकमिंग एज वाली वर्टेक्स को रिमूव करती हूँ तो उसकी जितने भी आउटगोइंग एजेस हैं, लाइक T1 की जो आउटगोइंग एजेस हैं, ये वाली एजेस है और ये वाली एज है, तो जो भी आउटगोइंग एजेस हैं मैं उनको भी मुझे उनको भी रिमूव करना होगा। तो जब भी मैं उस एज को रिमूव करूँगी, लाइक वर्टेक्स को रिमूव करूँगी, तो उस वर्टेक्स को मैं क्या करूँगी, लिस्ट में ऐड कर दूँगी। ओके, दैट मीन्स पहले हम क्या करेंगे, T1 को मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया है। अब सिंस उसकी सारी ही आउटगोइंग एजेस को भी रिमूव करना है तो अच्छे से मैं इसको क्लियरली रिमूव कर देती हूँ। तो यस, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को रिपीट करना है। यही एक सिंपल रूल है, इस सिंपल रूल को हमें रिपीट करना है अगेन। फिर हमें चेक करना है कि क्या अब ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिस पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो एज यू कैन सी, ओके, एज यू कैन सी कौन सा वर्टेक्स है, सॉरी, यस, ओके, T3 वर्टेक्स है और T4 वर्टेक्स है। बोथ द वर्टेक्स आर नॉट हैविंग एनी इनकमिंग एज। तो इसका मतलब T1 के बाद या तो आप T3 को एग्जीक्यूट करिए और या T1 के बाद या तो आप T4 को एग्जीक्यूट करिए, आप किसी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, सपोज करो मैं T3 को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ तो उसकी आउटगोइंग एजेस को भी मैं रिमूव करूँगी। तो चलिए कर देते हैं T3 को रिमूव। ओके, तो अब मैंने T3 को रिमूव कर दिया और उसको लिस्ट में ऐड कर दिया। अब उसके बाद अगेन मैं क्या करूँगी, रिपीट करूँगी। अब कौन सा ऐसा वर्टेक्स है जो कि जिस पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, दैट इज T4 वर्टेक्स, क्योंकि T2 वर्टेक्स पे क्योंकि T2 वर्टेक्स पे एक इनकमिंग एज है, तो मैं T4 वर्टेक्स को रिमूव कर सकती हूँ और इसकी आउटगोइंग एजेस को भी। तो चलिए रिमूव कर देते हैं T4 वर्टेक्स को। ओके, तो इसका मतलब T3 के बाद मैंने लिस्ट में किसको ऐड करा, T4 को। ओके, अब अल्टीमेटली आप किसको रिमूव कर दीजिए, लास्ट वर्टेक्स जो है हमारा T2, और फिर आपने T2 को यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दूसरे सीक्वेंस की बात करूँ, सपोज करिए दिस इज जो इक्विवेलेंट शेड्यूल का ये सीक्वेंस 1 है, दिस इज द इक्विवेलेंट शेड्यूल 2। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल एंड दिस इज सेकेंड इक्विवेलेंट शेड्यूल, क्योंकि एक नॉन सीरियल शेड्यूल के मल्टीपल इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल हो सकते हैं। और मैक्सिमम पॉसिबल, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पॉसिबल कैन बी n फैक्टोरियल। आप उसका फैक्टोरियल निकालिए और आपको मैक्सिमम पॉसिबल सीरियल शेड्यूल बन जाएंगे। ओके, लाइक हेयर जहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन्स हैं तो इसका 4 फैक्टोरियल अगर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ तो इतने नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है। बट येस, इट इज़ पॉसिबल, बट एक्चुअल में जितने शेड्यूल पॉसिबल है वो हमें इस ग्राफ से, ओके, using that graph you can easily find the sequence in which the non-serial schedule can be executed in a way so that it always produces consistent output. So yes, चलिए, okay, since मैंने क्या बोला आपसे, okay, चलिए मैं इस ग्राफ को दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ। okay, तो yes, यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T1 से T2 पे H3, T3 से, ओके, लाइक दिस। यस, इसी तरह से हमारा कुछ ग्राफ था। तो पहला वाला जो सीक्वेंस है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब वहीं पे अगर मैं दूसरे वाले सीक्वेंस की बात करूं तो अगर मैंने सबसे पहले T1 को रिमूव करा था तो उसकी सारी ही आउटगोइंग एजेस को भी रिमूव कर दिया था। इसका मतलब मैंने T1 ट्रांजेक्शन को लिस्ट में ऐड कर दिया। ओके, अब T1 ट्रांजेक्शन को ऐड करने के बाद, ओके, T1 को ऐड कर दिया। T1 के बाद मैंने क्या करा, एक ऐसा वर्टेक्स लिया जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। दैट मीन्स प्रोसेस, ओके, ये जो स्टेप है ना इसको रिपीट करना है। तो T4 को जब मैंने रिमूव करा तो इसकी सारी आउटगोइंग एजेस को भी रिमूव करा और T4 को मैंने क्या करा, अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया। अब उसके बाद कौन सा वर्टेक्स है जिस पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है,
तो एज यू कैन सी जो T3 है हमारा, इसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो मैंने T3 को भी रिमूव कर दिया। ओके, और उसको क्या करा, लिस्ट में ऐड कर दिया। तो इसके बाद दैट मीन्स T1 के बाद T4, T4 के बाद T3 एंड अल्टीमेटली लास्ट में मेरा कौन सा वर्टेक्स बचा, T4 वर्टेक्स, और मैंने लास्ट में लास्ट में मेरा बचा था T2 वर्टेक्स, और मैंने लास्ट में T2 वर्टेक्स को भी रिमूव कर दिया। तो यस, मेरे पास यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट शेड्यूल आ गए। बट बच्चे अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें ना, तो मेरे पास ना 2 पॉसिबिलिटी थी ग्राफ में। ओके, यहाँ पर T1, T2, T3, T4। ओके, मैं ग्राफ को, क्योंकि हमें सारे ही पॉसिबल सीरियल शेड्यूल फाइंड करने हैं, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। ओके, यस, सिंस मैंने T1 ट्रांजैक्शन के लिए तो सीक्वेंस निकाल लिया, बट हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी किसी भी सीक्वेंस को स्टार्ट करने के लिए। या तो मैं पहले T1 को एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि T1 पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, बट मैं अगर T1 को एग्जीक्यूट नहीं करती ना, मेरे पास एक और चांस है कि मैं T4 ट्रांजैक्शन को क्या करूं, एग्जीक्यूट करूं, T4 ट्रांजैक्शन को क्या करूं, रिमूव करूं, क्योंकि T4 में भी कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो यस, अगर मैं T4 ट्रांजैक्शन को, ओके लेट मी राइट हियर, यस, ओके, तो ओके, अगर मैं थर्ड सीक्वेंस की बात करूं जिसमें मैं पहले T4 ट्रांजैक्शन को रिमूव कर रही हूं, तो T4 ट्रांजैक्शन को रिमूव करने के बाद इसकी सारी ही आउटगोइंग है जिसको मैं रिमूव करूंगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ ना रूल, इसी रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वो सेफ सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, और कोई तरीका नहीं है, यही सबसे सिंपलेस्ट वे है। तो चलिए, सिंस मैंने T4 को रिमूव कर दिया और उसकी सारी ही आउटगोइंग एजेस को भी रिमूव कर दिया, अब रिपीट करते हैं प्रोसेस। अब ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसपे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो एज यू कैन सी T1 पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, इसके सारी ही 2 आउटगोइंग एजेस को भी मैं रिमूव कर देती हूँ। तो मैंने इसको रिमूव करा, तो T4 के बाद मैंने T1 को एग्जीक्यूट करा, T1 के बाद मैं T3 को एग्जीक्यूट करूंगी और इसकी आउटगोइंग एज, एंड फिर अल्टीमेटली मैं T2 को एग्जीक्यूट करूंगी। तो T4 के बाद T1, T1 के बाद T3, ओके, एंड फिर T1 के बाद, ओके, T1 के बाद मैं लास्ट में क्या करूंगी, T2 को एग्जीक्यूट करूंगी। तो ये मेरे क्या आ गई, ये इस नॉन सीरियल शेड्यूल के मेरे पास 3 सेफ सीक्वेंस आ गए। ओके, ये क्या है, यू कैन से सेफ सीक्वेंस है, ये सेफ सीक्वेंस है क्योंकि ये क्या है, अगर मैं इस नॉन सीरियल शेड्यूल को यूजिंग एनी ऑफ द गिवन सीक्वेंस, यूजिंग एनी ऑफ द गिवन इक्विवेलेंट सीक्वेंस, अगर मैं इस नॉन सीरियल शेड्यूल को रन करती हूँ, तो मेरा जो ये नॉन सीरियल शेड्यूल है वो हमेशा क्या देगा, 100% कंसिस्टेंट आउटपुट देगा। इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस 100% कंसिस्टेंट आउटपुट। और यही हमारा प्रॉब्लम थी। ओके, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी विद नॉन सीरियल शेड्यूल की, वो क्या करते हैं, हमारे शेड्यूल को इनकंसिस्टेंट स्टेट में ला देते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी कि क्या कोई शेड्यूल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीरियल शेड्यूल में या नहीं। किसी शेड्यूल को हम कैसे प्रूव करें कि हाँ वो हमेशा 100% कंसिस्टेंट आउटपुट देने वाला है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यस, वन मोर क्वेश्चन, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या पूछा है, हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल फॉर दिस नॉन सीरियल शेड्यूल। तो इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा कि ये नॉन सीरियल शेड्यूल एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, तभी हम उसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, जब तक हम ये प्रूव नहीं करेंगे कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तभी हम उसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल फाइंड करेंगे। इसलिए भले ही क्वेश्चन में नहीं गिवन कि आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बताना है, बट क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया है डायरेक्ट कि इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी प्रूव करनी होगी फॉर दिस नॉन सीरियल शेड्यूल। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या ड्रॉ करना है, यस ड्रॉ करेंगे आप प्रीसीडिंग ग्राफ। अगेन आपको प्रीसीडिंग ग्राफ ड्रॉ करना है। यस, तो अगर मैं इस ट्रांजैक्शन इस शेड्यूल की बात करूं, तो
दिस इज अ शेड्यूल, सपोज शेड्यूल इज एस, और इसमें 3 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3 वर्टिसेस बनाने हैं, T1, T2, T3। अब 1 बाय 1 हम कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स के लिए एज ड्रॉ करेंगे इन दिस वेरी ग्राफ। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, RX, RX की कॉरस्पॉन्डिंग WX, क्या WX प्रेजेंट है, नो WX इज नॉट प्रेजेंट। अब आगे की इंस्ट्रक्शन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज RY, क्या RY की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, RY की कॉरस्पॉन्डिंग WY हमारी कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन होगी। तो क्या WY T1 और T2 में प्रेजेंट है, WY सो एज यू कैन सी नहीं, WY नहीं प्रेजेंट है। T3 में WY प्रेजेंट है, पर इससे हमें कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हमें दूसरी ट्रांजेक्शन्स में चेक करना होता है, जो कि दूसरी ट्रांजेक्शन में WY प्रेजेंट नहीं है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे बढ़ जाइए, नेक्स्ट RX की कॉरस्पॉन्डिंग WX होगी, तो WX हमें चेक करना है T1 और T2 में। तो WX प्रेजेंट है, यस WX प्रेजेंट है, तो इसका मतलब T3 से T1 एक एज ड्रॉ होगी, और हमने एज ड्रॉ कर ली। T3 से T1 एक एज ड्रॉ करनी है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, RY की कॉरस्पॉन्डिंग WY, क्या WY प्रेजेंट है, यस WY प्रेजेंट है, इसका मतलब T2 से T3 एज होगी। नेक्स्ट करते हैं RZ की कॉरस्पॉन्डिंग WZ हमारा क्या होने वाला है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन होने वाला है। तो RZ की कॉरस्पॉन्डिंग एज यू कैन सी WZ, यस हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर अवेलेबल है। तो T2 से T1 एक एज बनेगी। ओके, इसके बाद यस हमने ये रीड कर लिया। अब WY की कॉरस्पॉन्डिंग या तो रीड ऑन Y हो सकता है, या फिर W ऑन Y, राइट ऑन Y। जब भी कोई राइट ऑपरेशन होती है ना, तो उसकी कॉन्फ्लिक्टिंग 2 इंस्ट्रक्शन हो जाती हैं, रीड ऑन Y और राइट ऑन Y। ओके, तो आपको दोनों के लिए चेक करना होगा। तो क्या रीड ऑन Y प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट। क्या राइट ऑन Y प्रेजेंट है, वो भी नहीं प्रेजेंट। तो आगे बढ़ जाइए, WZ के लिए चेक करिए, क्या WZ की कॉरस्पॉन्डिंग, ओके अगेन WZ की कॉरस्पॉन्डिंग 2 ट्रांजेक्शन होंगी, रीड ऑन Z एंड राइट ऑन Z। तो एज यू कैन सी रीड ऑन Z एंड राइट ऑन Z दोनों एक ही ट्रांजेक्शन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब T2 से T1 अगेन एक एज ड्रॉ होगी, जो कि ऑलरेडी ड्रॉ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा ड्रॉ करने की। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट RZ। अब यहाँ पे देखिए, नोट करिए, यहाँ पे जितनी भी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस है ना, आपको क्या दे दी हैं, सीरियली गिवन है। तो इसका मतलब आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आपको अगेन फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अब इंस्ट्रक्शंस है ना, वो सारी सीरियल ऑर्डर में गिवन है। तो अब आप अपना प्रोसेस जो है ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करने का, उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए, इसका मतलब हमारी सारी ही इंस्ट्रक्शंस हमने क्या कर ली हैं, रीड कर ली हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ माई क्वेश्चन, क्या चेक करना है हमें क्या करना है, चेक करना है साइकिल। तो क्या इस ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है, नो ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो नो साइकिल। इसका मतलब जो ये शेड्यूल है वो क्या है, दिस शेड्यूल इज डेफिनेटली अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो दिस शेड्यूल इज व्हाट, दिस इज यस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ओके, ये हमारा यस डेफिनेटली हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। और अगर ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, इसका मतलब ये जो नॉन सीरियल शेड्यूल है वो 100% हमारा क्या होने वाला है, एक कंसिस्टेंट शेड्यूल होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या हमें ये फाइंड करना था कि कॉन्फ्लिक्ट और नॉन कॉन्फ्लिक्ट बताइए। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या ये पूछा गया था कि क्या ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट और नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं। हमें तो क्या पूछा था, हमें तो इन्होंने पूछा था कि इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल का हमें सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, अगेन क्या मेथड है, 1 बाय 1 एजेस को रिमूव करना है। यस, 1 बाय 1 एजेस को रिमूव करना है और उसको लिस्ट में ऐड करना है। और जो भी आप वर्टिसेस को रिमूव करेंगे ना, जो भी आप वर्टिसेस को रिमूव करेंगे जिसमें कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, उसकी सारी ही अलॉन्ग विद द वर्टेक्स आपको आउटगोइंग एजेस भी रिमूव करनी है। तो इस ग्राफ में अगर मैं बात करूँ तो T2 पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो T2 को रिमूव करिए और उसके आउटगोइंग एजेस को भी रिमूव कर दीजिए। तो T2 के बाद अब ऐसी कौन सी एज है जिस पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, T3 पे
यस, T3 पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो T3 को लिस्ट में ऐड करिए और इसकी जो भी आउटगोइंग एजेस है रिमूव कर दीजिए। अब हमारे पास क्योंकि एक ही वर्टेक्स बचा है, अल्टीमेटली इसको भी रिमूव करिए और इसको लिस्ट में ऐड कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सेफ सीक्वेंस। ये एक सेफ सीक्वेंस है जिसकी वजह से अगर आप इस नॉन सीरियल शेड्यूल को इस तरह से एग्जीक्यूट करें, लाइक पहले सारी T2 की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करें, फिर T3 की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करें और फिर T1 की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करें। इस तरह से अगर आप इस शेड्यूल को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो हमारा नॉन इक्विवेलेंट नॉन सीरियल शेड्यूल है वो हमारा क्या हो जाएगा, 100% कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे सीरियल शेड्यूल होते हैं वो 100% कंसिस्टेंट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो यस, दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। यही आपको पूछा गया था और आपने उसको निकाल दिया। दैट मीन्स स्टूडेंट, दैट मीन्स जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल का जो भी आउटपुट आएगा ना, जो भी आउटपुट आएगा, सपोज इसका आउटपुट आ रहा है O1, वो किसके इक्वल होगा? और जो अगर हम इसको इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल का अगर मैं आउटपुट निकालूं, सपोज इसका आउटपुट है O2, तो O1 और O2 का आउटपुट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, तो दोनों का आउटपुट नॉन सीरियल शेड्यूल का O1 का और O2 का, ये दोनों आउटपुट क्या है, सेम होंगे ऑलवेज। क्योंकि तभी तो हम कह पा रहे हैं ना कि ये सीरियल शेड्यूल क्या है, इसका ये इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल है। तो आई होप आपको एक आइडियोलॉजी समझ आई होगी कि हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक नॉन सीरियल शेड्यूल को कंसिस्टेंट प्रूफ करना होता है। तो कंसिस्टेंट हम कैसे प्रूफ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बाय ड्रॉइंग द एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन, और उस ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड करेंगे अगर ग्राफ में साइकिल है तो इसका मतलब कि जो शेड्यूल है हमारा वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, और अगर ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा शेड्यूल है उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है। कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है, हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करके उसको इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स स्वैपिंग हम क्या करेंगे, इसका मतलब मैं सारी क्या करूँगी, ये जो जितनी भी T2 की ट्रांजेक्शन है ना, सबसे पहले मैं T2 की ट्रांजेक्शन सपोज करिए RY RZ और फिर WZ, मैं पहले T2 की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करूंगी, फिर उसके बाद T3 की ट्रांजैक्शन। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है T3 की 3 ट्रांजैक्शन है, इसके बाद में क्या करूंगी, T3 की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करूंगी। लाइक RY RX और RZ, फिर मैं क्या करूँगी, T3 की सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूँगी, और उसके बाद में क्या करूँगी, ये जो मेरा RX है उसको स्वैप करके नीचे ले आऊँगी, लाइक है। फिर मैं सारी अपनी T1 ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करूँगी। तो देखिए, एज यू कैन सी इट इज़ अ सीरियल शेड्यूल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सीरियल शेड्यूल। तो आई होप आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि क्या होते हैं कंसिस्टेंट, क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो स्टूडेंट तो चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी इज अ व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अब व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी दिस लेक्चर हैज़ बिकम सो लॉन्ग, तो इसलिए मैं जो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी के लिए जो भी हमने पढ़ा है उसको प्लीज़ रिवाइज करिए, क्योंकि जो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें सारी ही जो भी चीज़ें हैं आपको रिलेट करनी है यहाँ पर। और मैं बता दूँ स्टूडेंट, कंपैरेटिवली ना, फाइंडिंग इफ अ शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, finding if the schedule is view serializable is comparatively harder than finding if a schedule is conflict serializable, क्योंकि it is told that view serializable schedule क्या है ना, ये एक NPC प्रॉब्लम है। finding if a schedule is view serializable is considered as an NPC problem, और NPC problem आर दी हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस। NPC प्रॉब्लम हमारी हार्डेस्ट प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर साइंस में। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं, और मैं आपको बताऊंगी कि why this view serializability, why finding view serializability is an NPC problem। तो हम चलिए इस बात को, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली कवर करने वाली हूँ। तो चलिए इस
वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आप कमेंट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चन, मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस वेरी टॉपिक। तो विद दिस आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस वेरी लेक्चर। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।